हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। ओके, आ जाइए। तो ये ब्लॉक क्या कहता है? सबसे पहले महाजनपद हैं, ठीक है। इसमें मेनली महाजनपद के बारे में ही है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो इसमें राजधानी दी हुई है और आज के टाइम के कौन कौन से स्थान हैं उनको क्या कहा जाता था, मतलब, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। तो दिल्ली मेरठ वाला जो क्षेत्र है वो कुरु कहलाता था, ठीक है। राजधानी इंद्रप्रस्थ। फिर दूसरा है पांचाल, राजधानी अहिछत्र और काम्पिल, ठीक है। और इसका आधुनिक स्थल कौन सा है? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। सूरसेन मथुरा को कहते थे और वही आसपास का क्षेत्र आज भी है। राजधानी मथुरा हो गई। वत्स कौशाम्बी राजधानी, और वत्स जो है वो आज के प्रयागराज और बांदा, ठीक है, वो क्षेत्र थे। कौशल हो गया, कौशल आज का अवध क्षेत्र यानी अयोध्या वाला, और इसकी राजधानी दो थी, साकेत और श्रावस्ती। कौशल को एसएस से याद रखेंगे, साकेत और श्रावस्ती। मल्ल देवरिया, आज का देवरिया मल्ल था वो पहले, और उसकी राजधानी दो थी, कुशीनगर और पावा। इसी तरह काशी सबसे इजी वाला है पोर्शन, ठीक है, वाराणसी। अंग चंपा राजधानी है, और भागलपुर और मुंगेर आज का क्षेत्र जो है। अवध नहीं, मगध क्या है? गिरिव्रज या राजगिरी। और आज का कौन सा? दक्षिणी बिहार पड़ता है, पटना और गया जिला। वज्जी, मिथिला, वैदेही, जनकपुरी, ये इसकी राजधानियाँ थी 3। और आज का मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये बिहार वाला क्षेत्र है। और चेदी, सोतिवती, और ये बनता है बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। उसके अलावा मत्स्य, विराट, जयपुर। मैंने इसको, मतलब इसका ये ट्रिक सोचा कि बड़ी सी मछली, विराट मछली, मत्स्य, ठीक है, और वो जयपुर राजस्थान में पहुंच गई। तो अब बात ये है कि राजस्थान में मछली कहाँ से आई? तो वो अरब महासागर से उसने छलांग लगाई। वो इतनी बड़ी थी कि थोड़ी सी छलांग लगाई और वहाँ पे पहुँच गई, तो जयपुर में पहुँच गई, ठीक है। उसके अलावा अशमक, पोतन पाटिल, या और ये पड़ता है आंध्र प्रदेश का गोदावरी क्षेत्र, गोदावरी घाटी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, अशमक आंध्र प्रदेश, गोदावरी घाटी, राजधानी पोतन या पाटिल। अवंती कहाँ पे पड़ेगा? तो ये आज का जो मालवा क्षेत्र है, पश्चिम तथा मध्य मालवा क्षेत्र, ऐसा है यहाँ पे। तो यहाँ कहीं मालवा क्षेत्र जो है वहाँ की बात कर रहा है ये। और इसकी राजधानी है उज्जैनी तथा माहिष्मती, ठीक है। और गांधार जो है ये पड़ता है अपने भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगी राजधानी तक्षशिला। और कौन सा? ये पेशावर, रावलपिंडी, पाकिस्तान वाला क्षेत्र जो है। और कंबोज जो है वो राजधानी हो जाएगी हाटक, राजपुर। और आज का कौन सा क्षेत्र है? ये दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर तथा राजौरी और हजारा। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, कश्मीर वाला मेन याद कर लीजिए, दक्षिण पश्चिम कश्मीर, ठीक है। एक बार फिर से फटाफट राजधानी बस देख लेते हैं, महाजनपद और राजधानी। तो कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिछत्र, काम्पिल, सूरसेन, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, साकेत, श्रावस्ती, मल्ल, कुशीनगर, पावा, काशी, वाराणसी, अंग, चंपा, मगध, राजगिरी, गिरिव्रज, दोनों एक ही हैं, ठीक है, अथवा लिखा है। वज्जी, मिथिला, वैशाली और जनकपुरी। चेदी, सोतिवती या शुक्तिवती, मत्स्य, विराटनगर, अशमक, पोतन पाटिल, आंध्र प्रदेश। अवंती, उज्जैनी, माहिष्मती, अवंती पड़ता है मध्य मालवा, अवंती, मालवा, उज्जैनी, माहिष्मती, ठीक है। और गांधार पड़ता है पेशावर, रावलपिंडी, तक्षशिला, कंबोज कश्मीर, और ये हो जाएगा राजपुर या हाटक, ठीक। ये हो गया हमारा महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। इसी से मेरे ख्याल से इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए होंगे, देखते हैं। और जो बौद्ध साहित्य है, ठीक है, उसके अनुसार बिंबिसार ने नंदों तक के राजाओं का
मतलब बिंबिसार से लेके उसके बाद के जो शासक आए उनकी बात बता रहा है। तो वंश बताया है, राजा का नाम बताया है और उसका शासनकाल बताया है। तो सबसे पहले हरियंक वंश है। इसका टाइमलाइन है 544 से 412। आप 544 को 545 कर लो, 412 को 412 ही रहने दो, 12 13 क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, हरियंक वंश कब तक था? 545 से लेके 44-45 से 412 तक है, 10-12। ठीक है, तो इसमें पहला था बिंबिसार। अब ये बिंदुसार से अलग कैसा है? बिंबी यानी बिंब, प्रतिबिंब। मैंने बिंबी को प्रतिबिंब से याद रखा है, तो ये बिल्कुल अलग नाम है, बिल्कुल अलग बंदा है। ठीक है, बिंदुसार बहुत बाद में आता है इनके। तो बिंबिसार, उनका पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन। और बिंबिसार का कत्ल किया अजातशत्रु ने, अजातशत्रु का कत्ल किया उसके पुत्र उदयन ने। ठीक है, बेटों ने बाप का कत्ल किया। ठीक है, ये इसीलिए इनका मतलब क्या बोलते हैं, प्रसिद्ध तो नहीं बोलते, अपोजिट प्रसिद्ध का जो भी है। तो इनका बिंबिसार का टाइमलाइन देख लीजिए, तो ये हो गया 455 से लेके 55 कह रही हूँ, 445 से लेके 492। तो आप 90 कर लीजिए। 545 से लेके 490 कर लीजिए। ठीक है, ये याद रहेगा, थोड़ा मोटा मोटा सा है। और फिर अजातशत्रु का टाइम उसके 490 से लेके 460 तक। फिर उसके बाद उदयन और उसके उत्तराधिकारी 460 से 412, ये हो गए 3 लोग। फिर आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412, 345 कर लीजिए, 44-45। टाइमलाइन तो एक्चुअली पूछेगा नहीं, सही तो ये है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जहाँ पे ये ध्यान रहना चाहिए कि हाँ इस टाइमलाइन में कौन रहा होगा। तो शिशुनाग में पहला है शिशुनाग, तो 412 से 394-95। फिर काकवर्ण 94-95, 394-95 से लेके 94-95 ज़्यादा हो गया, अच्छा चलिए ठीक है, 366 तक। फिर काकवर्ण और उसके पुत्र 366 से 344। उसके बाद आता है नंदवंश। तो हरियंक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, एंड देन नंदवंश हो गया। नंदवंश में मेन है जो महापद्मनंद है वो हैं, और उन्हें उग्रसेन भी कहा जाता है, और उनके फिर 8 पुत्र के बारे में बताया गया है। इनका टाइमलाइन है 344 से 321। ओके, अब ये आ जाइए कि इस राजा ने कितना टाइम तक शासन किया। तो सारे तो याद रहेंगे नहीं वैसे भी, तो जो मेन है 2-3 जो सबसे ज़्यादा किया है जिन्होंने, वो देख लेते हैं। तो महापद्मनंद, ठीक है, और उसके जो आगे के पुत्र थे 8, वो उन्होंने टोटल 100 वर्ष तक शासन किया। कुछ का मानना है कि 40 वर्ष तक ही किया। उनसे जस्ट पहले थे महानंदिन, उन्होंने 43 वर्ष तक किया। और उनसे भी पहले थे नंदीवर्धन, उन्होंने 40 वर्ष तक शासन किया। और एक देख लीजिए शिशुनाग, जिन्होंने 40 वर्ष तक शासन किया था। शिशुनाग ने 40 वर्ष तक शासन किया। आ जाइए फटाफट इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके थे? चांदी के थे। तो इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था, जो चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा दे के निशान बनाए जाते थे। इन्हें आहत या पंचमार्क सिक्के कहते थे। क्वेश्चन सेकंड, बोला है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए, अभी जो हमने रटा था वही है। बड़ी सी मछली, ठीक हो गया। अंग चंपा, वत्स कौशाम्बी। ओके, जो कोसल है उसकी राजधानी, कोसल की 2 राजधानियाँ थी, एसएस, कोसल की राजधानी एसएस हो गई, और उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्ले। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, आ जाइए सर। तो अजातशत्रु का सबको पता है मगध, ठीक है। क्या डी से पहला निकल रहा है? दो ऑप्शन फंस रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैचिंग उसके बाद कोई मैच भी नहीं कर रहा, मतलब एक और पता हो तो हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अच्छा आज के टाइम में जिसके पास कौशल है, ठीक है, वही खुश है, प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो बेरोजगार नहीं होगा। तो कौशल प्रसेनजित, उदयन वत्स, और प्रद्योत अवंती, ठीक है।
प्रद्योत अवंती, उदयन वत्स। थोड़ी ट्रिक आप भी निकाल लो। ओके, आ जाइए क्वेश्चन 4। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो ये थे अवंतिका। मैंने अवंती को अवंतिका कर दिया है। चंड प्रद्योत अवंतिका का शासक था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। उज्जैन समझ रहे हैं, मतलब ये हुआ कि ये एमपी वाला क्षेत्र है। बिंबिसार के समय मगध के साथ चंड प्रद्योत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। एक बार प्रद्योत को पांडु रोग हो गया था, तो बिंबिसार ने इनको अपना राजवैद्य जीवक को भेज दिया था इसके उनके उपचार के लिए। क्वेश्चन नंबर 5। अभिलेखीय साक्ष्य प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे? कलिंग में। तो जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, वहाँ से पता चला है कि एक नंद राजा जो था महापद्मनंद, उसने कलिंग पे विजय प्राप्त की थी। और उसने क्या किया था कि जिनसे इनकी जो प्रतिमा था वो उठा ले गया था, अपने साथ ले गया था। और इसके अलावा कलिंग में नहर का निर्माण किया। तो कलिंग का अशोक भी फेमस है और कलिंग का ही हो गए महापद्मनंद। क्वेश्चन 6। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो ये अवंतिका था क्या? अवंतिका, अच्छा अवंतिका भी है, मुझे लगा अवंती ही है। ठीक है। मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से एक, अवंती की 2 राजधानियों में से एक थी। उत्तरी अवंतिका की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी की क्या थी? महिष्मती। इसको अवंतिका भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन 7। तो ठीक है, देख लेते हैं। IAS 1997 का क्वेश्चन है, क्या फ़र्क पड़ता है, बस पता होना चाहिए। सिचुएशन मतलब स्थान जगह पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मत्स्य बड़ी सी मछली कहाँ पे आ गई थी भाई? राजस्थान में आ गई थी। तो ठीक है, ए हो जाएगा मत्स्य। ठीक है, तो अब हमारे बीच ये रहा। और अवंती अभी हमने देखा, ये MP वाला क्षेत्र था, मालवा वाला। ठीक है, तो ये बी वाला, और ये हो जाएगा अवंती, सी हो जाएगा वत्स, और अंग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर मुंगेर जिले के अंग महाजनपद के अंतर्गत चंपारण राजधानी। ठीक, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। प्राचीन नगर जो महाभारत महाभाष्य दोनों में उल्लेखित हैं। अच्छा, तो ये इसमें स्टार ये लगा है क्योंकि 2 से ज़्यादा 2 होंगे। ठीक है, मध्यमिका तो थी, और एक शायद विराट है क्या? विराट नगर। तो देखिए मध्यमिका कहाँ है? ये है राजस्थान में। तो भारत के चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत महाभाष्य दोनों में लिखा है। इसके अलावा विराट नगर जो राजस्थान के जयपुर में है, महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं व्यतीत किया था, इसका उल्लेख भी दोनों में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। उदयन कौन था? अजातशत्रु का बेटा। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। ठीक है, तो उदयन 3rd नंबर पे थे बंदा। तो पाटलिपुत्र की इन्होंने स्थापना की थी। और ये पाटलिपुत्र है कहाँ? तो ये गंगा और सोन के संगम पे एक किला बना है। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से, मतलब उदयन ने अपनी राजधानी जो थी वो राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो उदयन के टाइम में मगध की राजधानी जो थी वो राजगृह से पाटलिपुत्र हो गई थी। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश की भी राजधानी रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो हमने देखा ये गंगा और सोन नदी के संगम पे मिलता है। ठीक है, तो इसमें जो एग्जैक्ट पोजीशन दी हुई है वो ये है कि गंगा, उत्तर में गंगा नदी है और पश्चिम में सोन नदी है। क्वेश्चन 11। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। लेकिन एक्चुअली इसका आंसर तो कुछ और है। पाटलिपुत्र तो किसकी थी? उदयन की थी ना, उदयन की बात आती है। लेकिन क्योंकि ऑप्शन में उदयन नहीं दिया है और BPSC ने अपने हिसाब से इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12। किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया? तो अभी हमने देखा उदयन ने बताया था। और क्वेश्चन नंबर 13। किस राजा द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी, अच्छा ठीक है, रिपीटेड। फिर पूछा है उदयन वासव दत्ता की दंत कथा
संबंधित है तो उज्जैन से संबंधित है। ये शायद मेंस का क्वेश्चन भी है क्या। उदयन वासव दत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासव दत्ता, इससे एक और क्वेश्चन तैयार हुआ। भास की रचना कौन सी है? स्वप्न वासव दत्तम में वर्णित है। इस नाटक में वत्स, नरेश, उदयन, अवंती नदी, उदयन जो थे और वो अवंती की नरेश की पुत्री जो थी, नरेश कौन थे? प्रद्योत, उनकी पुत्री वासव दत्ता की प्रेम की कथा है। और ये तब है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में बंद थे। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। ओके, और इसका वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो ये बिंबिसार को माना जाता है। और कुल कौन सा? हर्यंक। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो ठीक है, मगध को कौन नहीं जानता। ठीक है, मगध हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या था? इसमें ये था कि कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि और संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। मगध को कौशल अंग और काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंद्विता थी इसकी। इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला और मगध अंततः सफल रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। प्रारंभिक गणराज्य में कौन सा नहीं था? देखिए, लिच्छवी और शाक्य तो था। ठीक है, लिच्छवी और शाक्य तो था। अब योधेय के बारे में पढ़ लीजिए क्या है। तो बात यह है कि बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। सबके एक बार नाम देख लेते हैं अभी, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि योधेय के बारे में क्या कह रहा है। योधेय गणतंत्र का पहला उल्लेख पाणिनि ने किया है। बाद में समुद्र गुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी इसका उल्लेख मिलता है और इसमें समुद्रगुप्त की विजय के बारे में बताया गया है। इस प्रकार यह गणतंत्र 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल तक था। तो ठीक है, सी वाला ऑप्शन भी सही हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। और बाकी हम ये देख लेते हैं कि बुद्ध काल में कौन कौन से थे। तो कपिल वस्तु के शाक्य थे, सुमसुमारगिरी पर्वत के भग्ग थे, अलकप के बुली थे, केसपुत के कलाम, राम राम के कोलिये, पिपलीवन के मौर्य, पावा के मल, कुशीनारा के मल। देखिए, 2 मल थे, पावा और कुशीनारा के मल, राम राम के कोलिये, पिपलीवन के मौर्य, सुमसुमार गिरी के भग। ठीक है, अलकप के बुली, कपिल वस्तु के शाक्य, केसपुत के कलाम और वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। क्या किया मैंने? एक बार फिर से ट्राई करते हैं। कपिल वस्तु के शाक्य, सुमसुमार गिरी के भग, अलकप के बुली, केसपुत के कलाम, राम राम के कोलिये, पिपलीवन के मौर्य, कुशीनारा के मल, पावा के मल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये थे लिच्छवी। ओके, वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी के संघ के प्रमुख में सर्वप्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 19, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो अभी हमने देखा लिच्छवी वैशाली। ठीक है, वैशाली के लिच्छवी। अब वो बात ये है, लिच्छवी जो है वो गणराज्य है, मतलब वो लोगों का नाम है। ठीक है, वंश का नाम है, और ये बाकी लिच्छवी तो जगह का नाम है। तो यहाँ पे वैशाली दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी सही है? पार्श्वनाथ का जंत्रिका, ओके, बिंदुसार का शाक्य, ओके, स्कंदगुप्त के मौर्य, चेटक लिच्छवी सही है। ओके, बिंदुसार जो थे, ऐसे कर लीजिए, और स्कंदगुप्त तो गुप्त थे, तो राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना, तो इनका विवाह किससे हुआ था? बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी गणराज्य संघ के प्रधान वंशों में से एक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21,
छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से निम्नलिखित में से मतलब उल्लेख, इन 16 जनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो यह है अंगुत्तर निकाय में। 16 जनपद कौन कौन से हैं? अंग, मगध, कौशल, काशी, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। और जो भगवती सूत्र है जैन ग्रंथ, उसमें भी इन 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। क्वेश्चन नंबर 22, यानी जैन और बौद्ध दोनों ग्रंथों में मिलती है। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय, 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय। और 24 तो पूछा है कि ये क्वेश्चन मुझे बहुत गुस्सा आई देख के, मतलब पूछा है कि किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित हैं। अब क्या याद रखना पड़ेगा? अगर 16 या 22 या 25 या जो भी हैं उन सबको याद करें बैठ के? तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख है, याद कर लीजिए भाई, आप कर सकते हैं। तो इनमें उल्लेख किसका है? मगध, अश्मक, कंबोज, गांधार, सूरसेन आदि। तो मगध, कंबोज, अश्मक, चेदी और वत्स का नाम नहीं है। संस्कृत पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ है। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है। तो पाणिनि अष्टाध्यायी, और इसके 8 अध्याय हैं और 4000 सूत्र हैं। और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। क्वेश्चन 25, किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र। 26वां, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन सी थी? अहिछत्र। और दूसरी कौन सी थी? काम्पिल्य। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानियां थी मथुरा, सूरसेन। क्वेश्चन नंबर 27, 16 महाजनपद के युग में मथुरा सूरसेन। चंपा तो अंग, और उत्तरी बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। राजधानी चंपा। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीक निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। क्वेश्चन 29, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती, तो ये कौन थी? चेदी। आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। राजधानी सोक्तिवती या सुक्तिवती थी। और इसकी पहचान महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। क्वेश्चन 30, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद अश्मक या अश्चक बोलते हैं। और गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था। राजधानी पैठन या पोतन। ये कौन सा है? ये वो वाला है, आंध्र प्रदेश वाला है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 31, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य बड़ी सी मछली कहाँ पे थी? तो ये थी राजस्थान में थी। कहाँ गया राजस्थान? राजस्थान, बी ऑप्शन, 31 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन 32, मगध की राजधानी? मगध गिरिव्रज राजगृह। और पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। और इस वंश के पहले राजा कौन थे? बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हरंग वंश से संबंधित था। मृत्यु जो हुई थी 492 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु, फिर उसके बाद उदयन, और जिसने उदयन ने क्या की थी? अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र कर ली थी। क्वेश्चन 33, मगध की प्रारंभिक राजधानी? तो राजगृह गिरिव्रज। और मगध की प्रथम राजधानी राजगृह गिरिव्रज हो गया। क्वेश्चन 35, मगध की राजधानी नहीं रही है, तो कौशाम्बी नहीं रही है। देखिए ये दोनों तो एक ही है, पाटलिपुत्र हमने देख ही लिया है, तो कौशाम्बी नहीं रही है। क्वेश्चन 36, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो ये अर्धचंद्राकार है।
देखिए, इसकी पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहित महित नामक स्थान पर की थी। उत्खननों से ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास इसका कैसा था, अर्धचंद्राकार। क्वेश्चन 37, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या, सबने एक दूसरे की हत्या कर दी थी तो, और फिर अपने ही पुत्र द्वारा मारा गया, तो अजातशत्रु हो गया। अजातशत्रु का टाइमलाइन देख लीजिए, 492 से 460। क्वेश्चन नंबर 38, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था, हर्यंक था। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी हैं, उदयन भी होगा लेकिन इसमें अजातशत्रु दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 40, किसने मगध साम्राज्य में वज्जी महागढ़ संघ को हराकर आत्मसात किया था, तो ये अजातशत्रु था। वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख गणराज्य था। यहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से ही मगध एवं वज्जी में संघ में आपस में मनमुटाव था, जो अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। निर्यावली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवी गढ़ का प्रधान चेटक था। उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों, 9 गणराज्यों को एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु ने ये जो था इसका सबका विजेता बना। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया। पाटलिपुत्र में उसने सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तत्पश्चात अपने मंत्री वस्कार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी। फलस्वरूप वे परस्पर लड़ने लगे, उनका संगठन कमजोर हो गया। अंततोगत्वा अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित किया, उनका भूभाग मगध साम्राज्य में मिला लिया। क्वेश्चन 41, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार। एक्चुअली ये सब इतना नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इतना ध्यान रखने की। क्वेश्चन नंबर 41, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था, तो शिशुनाग। मालवा क्षेत्र पर मगध का अधिकार तो शिशुनाग के टाइम में हुआ था। शिशुनाग ने अवंती या मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। क्वेश्चन 42, मगध में नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद, और नंद वंश का संस्थापक ये हो गया। फिर अथवा उग्रसेन भी कहते थे उन्हें। पुराणों में इनको और क्या कहा गया है, सर्वक्ष त्रांतक या अपरो परशुराम कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 43, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम कहा गया है, महापद्मनंद, हमने अभी देखा। क्वेश्चन 43 हो गया कंप्लीट। 44 पे आ जाइए। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था, तो लगता है काफ़ी लोगों ने बना दिया था। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उसका आंसर क्या मारा है, शिशुनाग, ठीक है। अतः दिए गए विकल्पों में से स्पष्ट नहीं है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था, ठीक है। अब हम पूरी बात पढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यंक वंश के बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में दे दिया था। प्रसेनजीत ने अपनी बहन का महाकोशला का विवाह बिंबिसार से कर दिया और उसको दहेज के रूप में काशी दे दी। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री, अब प्रसेनजीत ही वही है, ठीक है, सेम बंदा है, उसने अपने पुत्री का विवाह अजातशत्रु से कर दिया और उसको फिर से काशी दे दिया। कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया, शिशुनाग ने। और इस प्रकार ये स्पष्ट नहीं है कि दूसरी बार किसने, मतलब दूसरी राजधानी किसने बनाया था। क्वेश्चन 45, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो नंद के बाद कौन आया, मौर्य आया। घनानंद थे, नंद में कौन थे, घनानंद थे, उन्हीं की हत्या करता है चंद्रगुप्त मौर्य। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश के अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम राजा में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों और घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर दी, नंदवंश की का अंत कर दिया। इस प्रकार नंदवंश के तत्काल
पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हो गया। उसके उपरांत कौन कौन आए? शुंग, कण्व, गुप्त। क्वेश्चन 46, राजा नंद का उल्लेख निम्नलिखित में से कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है हमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है हाथी गुम्फा अभिलेख है। नंदवंशीय शासक महाजनपद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इसे अभिलेख में मिला है। अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम, नहरों के बारे में जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। क्वेश्चन 47, टाइमलाइन पूछा है कब कौन आया। तो सबसे पहले तो हरियंक ही आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद हरियंक के बाद हरियंक में उदयन लास्ट हो गए थे, ठीक है। फिर नंदवंश आए, महापद्मनंद। फिर उसके बाद आए मौर्य। नंद में घनानंद की मृत्यु कर दी चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य आ गए। फिर मौर्य में भी लास्ट किसकी हत्या हुई थी याद नहीं आ रहा मुझे। फिर लास्ट जो है वो शुंग वंश हो गया। ये हो गया 184 से 75 ईसा पूर्व, ठीक है। एक बार टाइमलाइन देख लें। क्वेश्चन 48, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध जो वैद्य जीवक था किसके दरबार से संबंधित था? तो ये बिंबिसार से था। और बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को किसके पास भेजा था? अवंती के नरेश चंड प्रद्योत के चिकित्सा में भेजा था। 49 अभी हमने पहले भी देखा था वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व के पूछा है कि क्या सही है, ठीक है, सही पूछा है। विश्व के सभी भागों में ईसवी 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। ये तो बात ठीक है। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, बहुत ही जटिल हो गया था। आई एग्री। तो आ जाइए क्या पूछा है। तो बता रहे हैं कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत के मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ और अनेक मत तथा दर्शनों के प्रादुर्भाव ने बौद्ध आंदोलनों का रूप ग्रहण किया। विभिन्न मतों को मानने वाले जो सन्यासी थे घूम घूम कर अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय में प्रचार तथा एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी करते थे। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के बौद्धिक आंदोलनों का प्रमाण अन्य देशों से भी मिलता है। चीन, ईरान, यूनान में पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाले क्रमशः कौन कौन थे? चीन में कन्फ्यूशियस था, ईरान में जरथुस्त्र था और यूनान में पाइथागोरस थे। वैदिक धर्म बहुत ही जटिल हो चुका था। मंत्रों की शुद्धता, यज्ञों पर बहुत जोर था, पुरोहितों का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया था, यज्ञ और पे बहुत ज़्यादा धन वगैरह खर्च होने लगा था और पशु बलि वगैरह की भी बात बहुत ज़्यादा हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 50, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी यमुना के किनारे है। कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन में स्थित एक नगर है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रिया नाम से विख्यात थी और समय के साथ नाम संक्षिप्त हो गया, कालपी हो गया और बाद में 4ठी सदी में राजा वसुदेव द्वारा इसे बसाया गया था। मतलब टोटल कहने का मतलब ये है 4ठी सदी में राजा वसुदेव ने इसे बसाया था। क्वेश्चन 51 आ जाइए, जो हमने रटा था उसकी बारी है। तो कुरु की इंद्रप्रस्थ हो गई, ठीक है, और कौशल की एसएस हो गई। साकेत, तो कौशल की एसएस कर दीजिए। पांचाल अहिछत्र, कौशाम्बी वत्स। क्वेश्चन नंबर 52 फिर से मिलान करना है। मत से बड़ी सी मछली, विराटनगर। कुरु, इंद्रप्रस्थ वो वाला दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, दिल्ली मेरठ वाला। सूरसेन मथुरा को कहते हैं। पोतन अशमक आंध्र प्रदेश, ठीक। क्वेश्चन 53 सुमेलित नहीं है, तो अशमक तो हमने पोतन देख लिया, सूरसेन नहीं है। ये सूरसेन की राजधानी मथुरा हो गई। कौशल श्रावस्ती और साकेत, ठीक है, और कंबोज राजपुर हाटक। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने मतलब टोटल महाजनपद हैं उनमें से कितने उत्तर प्रदेश में हैं ये पूछा है। तो हमारे पास 8 हैं यूपी में। ओके, नाम देख लीजिए। कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल, ये हो गया और इनके बारे में उल्लेख
लघुत्तर निकाय में भी मिलता है और जो जैन ग्रंथ है उसमें भी मिलता है। क्वेश्चन 55वां आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में गलत है, ये बताना है। तो श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, ये बात बिल्कुल सही है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, ठीक है। और श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखती थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में थी, ऐसा नहीं है, दक्षिण में भी थी। ये देखिए लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि दक्षिण में भी थी, और ये हमने सारा देख ही लिया है। ये सबका निर्धारण वही करते थे, श्रेणी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा यूनानी आक्रमण होगा, तो इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मौर्य भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मौर्य शायद थोड़ा बड़ा चैप्टर है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है, कोई नहीं, कर लेंगे। थैंक यू।